यहाँ पे चौधरी के बचपन की कहानी शुरू होती है, जहाँ पे वो अपने पिता के साथ खाना खा रहा होता है। उसके पिता ने उसके लिए खिचड़ी बनाई हुई होती है, जिसे कि वो खाने से मना कर रहा होता है। इसी वजह से उसका पिता उसके कान के नीचे देता है, जिसकी वजह से वो गुस्सा होके उठ के वहाँ से भाग जाता है। इसी वजह से उसका पिता भी उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन भागते भागते चौधरी के सामने अचानक से गाड़ी आ जाती है और वो मरने से बाल बाल बच जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चौधरी सस्पेंड हो चुका था और बहुत ज्यादा शराब पी के अपने घर आया हुआ था। इससे पहले कि वो अपनी बीवी को कुछ बता पाता, तभी अचानक से उनके सामने उनका बेटा आता है। दरअसल स्कूल में कोई फंक्शन था और सभी बच्चों को अपने माता पिता के साइन लेके आने थे, और इसीलिए वो भी अपने पिता के साइन लेने के लिए आया हुआ था। चौधरी अपने बेटे के कागज पे साइन तो कर देता है, लेकिन जो वो बात अपनी बीवी को बताने वाला था वो नहीं बता पाता। अब अगली सुबह सीबीआई वाले चीनी को लेकर जा रहे होते हैं, इसी वजह से चौधरी भी वहां पे आया हुआ होता है। इसके बाद चौधरी सीधा थाने में हाजिरी देने के लिए चला जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात एसएचओ विर्क से होती है। एसएचओ विर्क उसे सलाह देता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उसे बोल दे, जिसकी वजह से चौधरी गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अंसारी भी उसके पास आता है, लेकिन चौधरी अपने सस्पेंशन की वजह से इतना ज़्यादा दुखी था कि वो उसे भी एक दो सुना देता है। अब सीबीआई वाले उन चारों की छानबीन करने में लगे थे जो कि मर्डर केस में पकड़े गए थे। वो लोग एक एक करके सभी से पूछताछ कर रहे थे और उनके पास से वो लोग AK-47 जैसे वेपन निकालते हैं। इधर दोबारा फिर से चौधरी मुकेश तलरेजा से मिलने आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जब वो पहले मिलने आया था उसके बाद से ही वो लंदन चला गया था। इसके बाद राम चौधरी सीधा डीसीपी भगत के पास आता है इस केस के बारे में बताने के लिए। राम चौधरी उसे कहता है कि शायद से कोई सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डीसीपी भगत को लगता है कि शायद वो अपने सस्पेंशन की वजह से परेशान है, इसलिए वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता। इधर संजीव की बीवी डोली अपनी कुत्ती को लेके हॉस्पिटल आई हुई थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसे बच्चे होने वाले थे। तभी अचानक से डोली के पास सीबीआई वालों का फोन आता है और वो उनसे कहते हैं कि उनके पति से उनकी बात नहीं हो रही और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन जब डोली संजीव को फोन लगाती है तो संजीव की जगह उसके आदमी उसका फोन उठाते हैं और वो लोग उसे कहते हैं कि संजीव ऑफिस के काम में थोड़ा व्यस्त है, इसलिए बात नहीं कर सकता, जिसकी वजह से डोली को उस पर थोड़ा शक होता है। इधर संजीव सारा के साथ बिजी था और वो अपनी जिंदगी में चल रही हलचल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था। तभी संजीव के पास सीबीआई वालों का फोन आता है, इसलिए सारा और संजीव अपनी पर्सनल बातें करते हुए खिड़की पे आते हैं, जिसकी वजह से संजीव की बीवी डोली उन्हें एक साथ देख लेती है। ये देख के डोली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर चौधरी के घर पे कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन चौधरी उनसे जरा भी बात नहीं करता और ऐसे ही अपने रूम में जाके बेड पे लेट जाता है। जब चौधरी की बीवी उसे खाने के लिए पूछती है तो कहता है कि वो खाना खा के आया है, इसलिए चौधरी की बीवी उसे कहते है कि उसे पता चल गया कि वो सस्पेंड हो गया है, क्योंकि चाहे ड्यूटी पे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए वो खाना घर पे ही आके खाता था। इधर डोली अपनी पति की इस हरकत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी वजह से उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। वो लड़का डोली को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन डोली अपने पति की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो डर जाती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़का भी डर जाता है और डोली को छोड़ के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब सुबह चौधरी का बेटा स्कूल की ओर जा रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात उन्हीं लड़कों से होती है जिनके पास की गन थी। तभी वो उसे बताते हैं कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं और उन्हें आने में टाइम लगेगा, इसलिए अब उसका रास्ता साफ था। वो अपने दोस्तों के घर जाता है और उस गन को चुरा लेता है जो कि उसे कभी चाहिए थी। इधर संजीव सीबीआई वालों के पास आते हैं तो सीबीआई वाले उसे बताते हैं कि जो लोग उसे मारने आए थे वो कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक टेररिस्ट थे, जिनका मकसद की मीडिया की आवाज़ को दबाना था, जिनका उनके पास सबूत भी है जो कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे। उसी दिन चौधरी का बेटा उस गन को लेकर स्कूल में आता है, जहाँ पे बाथरूम में उसे किसी की आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो बाथरूम के ऊपर से चढ़ के देखने की कोशिश करता है तो उसे दिखता है कि एक लड़का और एक लड़की दोनों किस कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की अचानक उसे देख लेती है और डर के चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से चौधरी का बेटा बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि इसने हमारी वीडियो बना ली है, इसी वजह से उसका बॉयफ्रेंड उसे बहुत ज़्यादा मारने लगता है। लेकिन चौधरी का बेटा अपनी गन निकाल लेता जो कि वो साथ में लेके आया था, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद चौधरी के पास प्रिंसिपल का फोन आता है, जिसके बाद चौधरी और अंसारी प्रिंसिपल से मिलने के लिए आते हैं। प्रिंसिपल उन्हें कहते हैं कि वो पुलिस कंप्लेंट करेगी क्योंकि उसके बेटे के पास गन मिली है।
चौधरी प्रिंसिपल से कहता है कि वो खुद पुलिस है, पता नहीं कैसे उसकी सर्विस रिवॉल्वर उसके बेटे के पास रह गई। लेकिन प्रिंसिपल मानने को तैयार नहीं थी और वो पुलिस कंप्लेंट करने पे तुली हुई थी। तो अंसारी उसे समझाता है कि अगर यहाँ पे पुलिस आई तो उसके स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रिंसिपल मान जाती है। चौधरी अपने बेटे को घर ले जाके सख्ती से उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार ये गन उसके पास कहाँ से आई। तो उसका बेटा उसे कुछ नहीं बताता, तो उसके दोस्तों से पूछने के लिए जाता है। लेकिन उसे इस बात का पता था कि अगर उसके पापा उसके दोस्तों से पूछने जाते हैं तो उसका नाम भी जरूर आएगा, इसलिए वो डर जाता है और शीशे से मार के अपना ही सर फोड़ लेता है। और इसी वजह से राम चौधरी अपने बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और फिलहाल के लिए ये गन वाला मामला ठंडा हो जाता है। इधर सीबीआई वाले उन चारों को आतंकवादी घोषित कर देते हैं। चौधरी और अंसारी को इस बात में थोड़ा लोचा लगता है क्योंकि जो सुसाइड नोट कबीर के पास से मिला था वो उर्दू में था, जबकि कबीर को तो उर्दू आती ही नहीं थी। इसके बाद हम एक हिंदू लड़की और उसकी मां को देखते हैं, जिसके सामने मुस्लिम लड़का और उसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ था। वो लड़की और वो लड़का दोनों आंख मटक्का करने लगते हैं। तभी उन्हें उस लड़की की मां देख लेती है, जिसके बाद दोनों आंखें नीची कर लेते हैं। तभी वो मुस्लिम लड़का और वो आदमी दोनों खाना खाने की सोचते हैं और जैसे ही वो खाना खाने के लिए टिफिन खोलते हैं तो वो औरत उल्टी करने लगती है। उसे लगता है कि ये लोग किसी का मीट बना के लेके आए हैं। तभी वहां से हिंदू समाज के कुछ लोग नारा लगाते हुए निकलते हैं, जिसे कि वो आदमी खिड़की से देख रहा होता है। इसके बाद चौधरी और अंसारी होटल के मकान मालिक के पास आते हैं, जिसने कि उन चारों को रूम किराए पे दिया था, यानी कि जिसके होटल में रुके हुए थे। वो आदमी चौधरी को बताता है कि उन सभी के कागजात बिल्कुल सही थे, इसलिए उसने रूम उनको किराए पे दे दिया था। इसके बाद अचानक से राम चौधरी के पास किसी का फोन आता है और वो उसे बताता है कि जो टीवी में चीनी के बारे में बता रहे हैं कि वो नेपाली एजेंट है, वो सब गलत है। और वो उसे 1 घंटे में निजामुद्दीन स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाता है। और जब राम चौधरी उससे मिलता है तो वो उसे बताता है कि वो चीनी को बचपन से जानता है, क्योंकि वो उसे यहीं पे मिला था। वो उसे कहता है कि चीनी कोई नेपाली एजेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक लावारिस है। उसके माँ बाप मर गए थे, इसलिए बचपन में इसी प्लेटफॉर्म पे उसका मामा उसे रेलगाड़ी के डिब्बे में छोड़ के चला गया था। इसके बाद चीनी की मुलाकात उससे हुई थी। वो उससे कहता है कि लोग यहाँ पे अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन वो कैसे न कैसे जीना सीख ही जाता है। बचपन में उसके साथ बहुत ही अत्याचार हुआ, उसका शारीरिक शोषण भी हुआ, लेकिन फिर भी चीनी ने हार नहीं मानी। उसने ब्यूटी पार्लर में भी काम किया और मसाज पार्लर में भी काम करने लगी। और वहीं पार्लर में काम करते हुए उसकी मुलाकात मुकेश तलरेजा से हुई थी। इसके बाद वो मुकेश तलरेजा के लिए काम करने लगी। उसे मुकेश तलरेजा के आदमियों के साथ गाड़ी में बैठ के इधर उधर घूमना था। वो एक बैग की सप्लाई करती थी, जिसमें कि हवाले का पैसा होता था। वो अपना जेंडर चेंज करवाने वाली थी, जिसके लिए कि उसे 5 लाख रुपए की जरूरत थी। इसके बाद हम देखते कि चीनी को लेडी जेल छोड़ के आदमियों की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे खूंखार कैदी रहते थे। वो चीनी की तरफ अजीब निगाहों से देखते हैं और चीनी भी इधर बहुत ही डर जाती है। और इधर हम देखते हैं कि अभी भी उस गन का पता नहीं चल पा रहा था, जिस गन को चौधरी के बेटे ने चुराया था। लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता था कि आखिरकार वो गन किसने चुराई थी। तभी वहाँ पे वो आदमी आता है जिसकी कि वो गन थी और उसने उस लड़के को वसूली के लिए दी थी, लेकिन उस लड़के ने वो गन गवा दी थी। इसलिए वो उसकी बहुत ही बुरी हालत करता है और उसे गन वापस लाने के लिए 24 घंटे का टाइम देता है। और वहीं पर राम चौधरी का बेटा भी होता है, जो ये सब देख रहा होता है और काफी डर जाता है। इसलिए वो अपने पापा के पास आता है और उसे कहता है कि वो उसे गन दे दे। वो गन वहीं पे जाके रख देगा जहाँ से उसने गन चुराई थी और मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लेकिन उसका पापा एक पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो उसे गन के मालिक का नाम पूछता है, लेकिन उसका बेटा उसे कुछ भी नहीं बताता, इसलिए वो उसे गन भी नहीं देता है। इधर कोई चीनी के बाल काट रहा होता है और हम देखते कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जिसके हाथ में ब्लेड होता है। वो आता है और उस आदमी का गला काट देता है, जो कि मुसलमान होता है। इसके बाद हम देखते कि हाथीराम का बेटा साइकिल ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसके पास उसका दोस्त आता है। वो उसे कहीं बाहर घूमने जाने के लिए कहता है, लेकिन हाथीराम का बेटा उसे मना कर देता है। लेकिन थोड़ी देर फोर्स करने के बाद वो मान जाता है और उसके साथ घूमने के लिए बाहर निकल जाता है। वो उसे अकेले कहीं सुनसान जगह पे ले आता है, जहाँ पे ऑलरेडी 2 बंदे मौजूद थे। उसे पता नहीं कैसे उस गन के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो उसे उस गन के बारे में पूछता है। लेकिन जब हाथीराम का बेटा उस गन के बारे में नहीं बताता तो वो उसे बहुत मारता है। जब इस बात का पता राम चौधरी को चलता है कि उस गन की खातिर उसके बेटे को बहुत ज्यादा मारा गया है, उसके बेटे को बहुत ज्यादा चोट आई है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसके बेटे से उस आदमी का नाम पूछने लगता है जिसने कि उसे बहुत ज्यादा मारा था।
आखिरकार उसका बेटा मुंह खोलता है और वो उसके दोस्त का नाम बताता है। तब राम चौधरी उस गन को लेकर उसके दोस्त के पास जाता है और उसे बहुत ज़्यादा मारता है, लेकिन वो भी आगे उसी का नाम लेता है जिसकी कि वो गन थी, और वो लोग अब उसके पास जाने वाले थे जिसकी वो गन थी। लेकिन हाथीराम जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसके बहुत सारे आदमी मौजूद होते हैं जिन्हें हाथीराम मारने लगता है, और एक एक करके हाथीराम उसके सारे आदमियों को ढेर करता है और उसकी गन वापस दे के उसे कड़ी चेतावनी देता है कि अगर उसने उसके बेटे की तरफ दोबारा देखा तो वो उसे जिंदा काट देगा। इसके बाद हाथीराम की मुलाकात सारा से होती है और वो उसे इस केस के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बताती है, जहाँ पे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।